नाम है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, छोटे छोटे अजीब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम कॉन्सेप्चुअली जैसे अभी तक समझते आ रहे हैं वैसे ही कॉन्सेप्चुअली टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या और क्यों पढ़ना है, क्या सिस्टम है, वो सारी चीजें सबसे पहले समझते हैं वन बाय वन। देखो, अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन वर्ड की बात करेंगे तो एक चीज समझ में आ रही है, इंडस्ट्री के अंदर कुछ रिलेशन है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन दो चीजों को मिक्स करके बनता है, ये तो क्लियर हो रहा है। इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जहां पे कुछ लोग किसी को जॉब देते हैं, कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग वो जॉब करने के लिए एक पर्टिकुलर रूल्स या सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये एक सोसाइटी है, एक सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है, माइंड मैप की फॉर्म में समझा रहा हूं, ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है ये काफी कॉम्प्लेक्स है और डायनेमिक है। कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक का क्या मतलब हुआ सर? कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक का मतलब हुआ कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे रिलेशनशिप बिगड़ भी सकती है, अच्छी भी हो सकती है। डायनेमिक का मतलब यह है कि एक बार बिगड़ भी सकती है, फिर बाद में सही भी हो सकती है, मतलब चेंज हो सकती है। डायनेमिक और स्टैटिक दो वर्ड्स होते हैं। स्टैटिक का मतलब जो चीज सेम है, जैसे आपका करंट अफेयर होता है ना, वो डायनेमिक होता है। आप ये जी की होती है ना, जीएस, वो भी डायनेमिक भी होती है और स्टैटिक भी होती है। स्टैटिक मतलब हिस्ट्री, वो आपको स्टैटिक है। डायनेमिक मतलब पॉलिसीज वगैरह, वो डायनेमिक होती है। ठीक, तो एक कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझना, ये जो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इन बहुत सारे लोगों के बीच में रिलेशंस होते हैं। मैंने आपको बताया, एक जो जॉब देता है, एक जो जॉब लेता है, और एक सिस्टम में पार्टिसिपेशन डायरेक्टली नहीं हो रहा होता है उसका, बट वो भी कहीं ना कहीं बैठा हुआ होता है, जो ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री चलाने के रूल्स बनाते हैं। एनवायरमेंट रूल्स हो गए, एक्ट हो गए, लेबर लॉस हो गए, तो वो गवर्नमेंट बनाती है ना, तो वो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो रही होती है। मतलब अगर मैं आपको ब्रॉड वे में कहूं तो आप कहोगे सर एक एम्प्लॉयर होता है, एक एम्प्लॉई होता है और गवर्नमेंट होती है। तो ये कुछ पार्टिसिपेशन इन सबका हो रहा होता है, इन सबके बीच में कुछ रिलेशनशिप्स होती है। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप्स होती है ये किन चीजों पर बेस्ड होती है? ये किन चीजों पर बेस्ड होती है, किन चीजों से इन्फ्लुएंस होती है? ये इन्फ्लुएंस होती है एटीट्यूड और परसेप्शन। किसका? एटीट्यूड और परसेप्शन का मतलब होता है, मान लो किसी कंपनी में आप काम करने जाते हो, आपका एक एटीट्यूड या आपका उस कंपनी को लेकर जो सोच है वो डिपेंड करेगी ना आपकी रिलेशनशिप उस कंपनी में आपके एम्प्लॉय के साथ कैसे होगी, क्योंकि वो आपकी सोच है। वैसे ही जिस कंपनी में आप काम करने जाते हो, उस कंपनी में जो बॉस है उसकी भी एक सोच होगी, उसका भी एक एटीट्यूड होगा। एटीट्यूड का मतलब समझ लो ना, एटीट्यूड के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, इवन फेशियल एक्सप्रेशंस तक आते हैं। जैसे अगर आप कहीं पे जाते हो और आप कोई अपना काम किसी को दिखाते हो अपने ऑफिस के अंदर, और वहां पे जो बॉस बैठा है उसका जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा है, तो उसने कुछ किया नहीं, उसके फेस एक्सप्रेशन आपको रूड लगी, तो वहीं पे वो रिलेशनशिप जो है उस पर कहीं ना कोई इफेक्ट आएगा। तो वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट होता है। आज की क्लास जो है कॉन्सेप्चुअल है, इससे मैं आपको बेस क्लियर करूंगा, उसके बाद हम टेक्निकल वर्ड्स में घुसेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी मैं जो बोलूंगा। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड और परसेप्शन। आपकी जो परसेप्शन है, आपकी जो सोच है उस कंपनी और लोगों को लेकर, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो एटीट्यूड और परसेप्शन है मैंने अभी आपको बताया, ये किन किन लोगों का हो सकता है? ये एम्प्लॉयर का हो सकता है जो काम दे रहा है, ये एम्प्लॉय का हो सकता है जो काम कर रहा है, और साथ में तो गवर्नमेंट का भी हो सकता है। गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन तो है। हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर मोटा मोटे की अगर हम बात करेंगे तो एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई और गवर्नमेंट, इनका कहीं ना कहीं रोल इन्वॉल्वमेंट होता है। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो सर ये इंडस्ट्रियल रिलेशन होते क्या है? ये होते क्या है? इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंदर एक सिस्टम आता है, उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। वो फैक्टर्स इनसाइड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, वो फैक्टर आउटसाइड फैक्टर्स भी हो सकते हैं। इनसाइड फैक्टर्स का मतलब समझ रहे हो, अंदर से आने वाली सोच हो गई, एटीट्यूड हो गया, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये रिलेशंस को डिसाइड करते हैं। आउटसाइड, बाहर भी, आप जहां काम करते हो उस काम करने की जगह के बाहर भी अगर कोई ऐसी चीज हो रही है जो इंपैक्ट डाल रही है तो वो आउटसाइड फैक्टर होता है। बाहर कोई भी चीज हो सकती है, आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट क्या करती है, आपको स्कीम प्रोवाइड करती है, बेनिफिट प्रोवाइड करती है, मैटरनिटी बेनिफिट देती है, तो वो सारी चीजें आपको ऑफिस प्लेस के बाहर हेल्प कर रही है। बट अगर वो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है वो चीज, आपको पॉलिसीज, मान लो फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर एक्ट है जो गवर्नमेंट ने बनाया जिसकी वजह से आपको पेंशन मिलती है, ठीक है, कोई सिस्टम है, तो वो पेंशन आपको वर्कप्लेस के बाहर मिल रही है, तो इसका मतलब वो सिस्टम कहीं ना कहीं आउटसाइड द वर्कप्लेस है, बट स्टिल इट इज वन ऑफ द फैक्टर व्हिच इज एक्चुअली अफेक्टिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। बिकॉज़ अगर पेंशन नहीं मिल रही है और आपके दोस्तों को पेंशन मिल रही है, इट मींस दैट हो सकता है उसका परसेप्शन उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए अच्छा हो जाए, और आपकी कंपनी में अगर पेंशन नहीं है तो हो सकता है आपका परसेप्शन, एटीट्यूड आपकी कंपनी के लिए बदल जाए। समझ में आ रहा होगा? तो इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ द फैक्टर्स आर बेसिकली द डिसिसिव, यू कैन से दैट डिसिसिव फैक्टर्स, जो यहाँ पे सिस्टम इंडस्ट्रियल रिलेशंस का बेस बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया, जो गवर्नमेंट बना रही होती है। तो इन शॉर्ट अगर हम बेसिक सी बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन तीन लोगों के बीच की रिलेशनशिप होती है। वो अच्छी है या बुरी, वो भी हम आगे देखते हैं किस बेस पे आती है, जो डिपेंड करती है इन तीनों लोगों के एटीट्यूड और परसेप्शंस पे। यहाँ पे ये सिस्टम जो है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चेंजिंग सिस्टम है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अच्छा होके भी बुरा हो सकता है, बुरा होके भी अच्छा हो सकता है। शुरुआत में आपको खराब लगे कहीं जॉब में आपके बॉस का एटीट्यूड, फिर आपको बाद में धीरे-धीरे चेंजेस दिखने लग जाए एटीट्यूड के अंदर, तो इट मींस दैट इट इज बेसिकली डायनामिक एंड कंटीन्यूअसली चेंजिंग काइंड ऑफ सिस्टम। इतना समझ में आ चुका है बेस। अब हम बढ़ते हैं डिटेल्ड पॉइंट्स पे। ठीक, आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स, स्कोप, इन दो चीजों को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर दो वर्ड जुड़े हुए हैं, ये नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इंडस्ट्री और रिलेशंस, ये दो वर्ड्स आपके जुड़े हुए हैं, बेस आप कवर कर चुके हो तो आपको समझ में आ जाएगा। इंडस्ट्री का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं, और उनके इन्वॉल्वमेंट से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, खेती बाड़ी, उसमें भी लोग इन्वॉल्व होते हैं और कोई इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट हो गया। सेकेंडरी एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन वगैरह, वहां पे भी किसी की साइट है और कोई किसी को इन्वॉल्व कर रहा है, ठेकेदार है, लेबर है, इसका मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय सब लोग हैं और गवर्नमेंट के रूल्स पे चीजें चली रही है, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसका मतलब यहाँ पे ये सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। इन तीनों लोगों का जहां इन्वॉल्वमेंट होता है और जहां कोई भी आउटपुट निकल रहा होता है वो इंडस्ट्री कहलाता है। इन जनरल अगर पैसों के हिसाब से बोले जाए, पैसों के हिसाब से इकोनॉमिकली अगर बोला जाए, तो जिस जगह फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड,
जमीन, आदमी, लेबर, पैसा, कैपिटल और एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब जो बेसिकली छोटी सी कंपनी बनाता है, एंटरप्रेन्योर बनाता है कंपनी, एंटरप्राइज। जहां पे ये चारों चीजों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उसको हम इंडस्ट्री बोल देते हैं, वो इंडस्ट्री हो गई। ठीक, नेक्स्ट बिल्कुल बेसिक्स बना रहा हूं एकदम जीरो से, क्योंकि आपको नहीं आता होगा, मैं अच्छे से जानता हूं। रिलेशंस की अगर हम बात करें, रिलेशंस इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। जो काम करवा रहा है, जिसने नौकरी दी है, और जो नौकरी कर रहा है, उन दोनों के बीच के रिलेशंस जो होते हैं उनको हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस का नाम दे सकते हैं। हम इंडस्ट्रियल रिलेशन का बेसिक तो ही हो गया। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं, अलग अलग डेफिनेशंस प्रोवाइड करी है, वो डेफिनेशंस आपको नोट में मिल जाएंगे, बता भी देता हूं। हर इंसान ने इंडस्ट्रियल रिलेशन का बेसिक वर्क यही है, इंडस्ट्री के अंदर होने वाले रिलेशनशिप, इनको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है कि भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग है। मैं डिफाइन करूंगा अपने अलग तरीके से, कोई और डिफाइन करेगा अपने अलग तरीके से, तो इट मींस दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट वर्ड्स टू डिफाइन द सेम थिंग। वो यहां पे है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई बंदे हैं बेथल, और इनका ग्रुप था, तो इन्होंने दिया बेथल्स एंड अदर्स। इन्होंने डिफाइन किया इंडस्ट्रियल रिलेशन इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट मेन हेड, मैनेजमेंट और वर्कफोर्स दो पार्ट होते हैं। मैनेजमेंट जो मैनेजमेंट देखता है, वर्कफोर्स जो वर्क करता है। इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज कंसर्न्ड विद द मैन पावर ऑफ द एंटरप्राइज। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट का ये पार्ट है जिस पार्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसकी जो वर्कफोर्स है उनके लिए कंसर्न रखना। रिलेशनशिप ही तो हो गई, उनके लिए कंसर्न रखना। जो यहाँ पे मैन पावर की बात की जाती है, यहाँ पे मैन पावर के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, लेट्स सी दैट आल्सो। मैन पावर के अंदर मैनेजमेंट तो है ही है, साथ में वर्कर्स भी हैं, एम्प्लॉयर्स भी हैं, एम्प्लॉइज भी हैं, सब लोग हैं। तो इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो कुछ ऐसे दी, मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली आप कहो तो यही है कि भैया एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज के बीच के जो रिलेशंस है दोस आर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नेक्स्ट आ जाओ, ये कोई वी अग्निहोत्री साहब है, इन्होंने भी यही बोला कि रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट, काम करने वाला और मैनेजमेंट के बीच जो रिलेशंस है वो उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस कहेंगे। सेम ऐसे सब लोगों ने इस तरीके से बोला है। यहाँ पे ये वीवी सिंह है, इन्होंने बोला कि भाई ये एक कह सकते हो आप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के इंटरेक्शन की वजह से निकलता है। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है ये कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जो एम्प्लॉयर जो काम दे रहा है और जो काम कर रहा है इनके बीच के इंटरेक्शंस की वजह से डेवलप होते हैं। वो अच्छा भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डवे, टेट और मेटकाफ, इन्होंने एक डेफिनेशन दी, वो ये लिखा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द कंपोजिट रिजल्ट ऑफ एटीट्यूड एंड अप्रोच ऑफ एम्प्लॉयज एंड द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स ईच अदर। अब मैं मान लो फॉर एग्जांपल किसी को जॉब देता हूं, अब मेरा एटीट्यूड अगर इस तरीके से है कि मैं चाहूं कि वो अच्छे से काम करे, इसको खुश रखने का है, अपने को भी खुश रखने का है, वही वाली बात भाई साहब। देखो हिस्ट्री पढ़ी तो हिस्ट्री में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो अकबर को इतने आगे तक रूल करा ले गया। तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें बेतहा खुश रखूंगा, अकबर का रूल था। अकबर बोलता था भाई साहब मेरे को खुश रखो, मैं तुम्हें इतना खुश कर दूंगा, मैच नहीं कर सकते। अकबर इसलिए बहुत कम लड़ाई करता था। वो कहता था चिट्ठी लिखता था पहले कि लेटर, अभी लेटर लिख के बोलता था कि तुम मेरे को अपना राज्य दे दो, मेरे अंडर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत पैसा सब कुछ ऐशो आराम दे देता हूं, मैं खुश हो जाऊंगा तुम्हारे राज्य पे अपना हेड, अपना क्या कहते हैं मतलब हेड बन के। तो जो मान जाता था उसको इतना भाई साहब मनसा बहुत बड़ी बड़ी रैंक पैसा सब दे देता था, जो नहीं मानता था उसको तबाह कर देता था। यहाँ पे उसी सिस्टम को अगर समझने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हो कि अगर यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय के बारे में सोचेगा, उसको खुश रखने की कोशिश करेगा, और एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय के बारे में सोचेगा, कंपनी के भले के बारे में सोचेगा, कंपनी के बारे में सोचेगा, दोनों के बीच रिलेशनशिप अच्छी बनी रहेगी। बट ये डिपेंड करेगा इनके एटीट्यूड पे। अच्छे से बात करोगे तो अच्छा होगा, खराब तरीके से बात करोगे तो खराब होगा। फिर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय हो नहीं पता, खराब होगा तो होगा। मींस दैट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो एटीट्यूड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और ऑप्शन दिए होते हैं एटीट्यूड और परसेप्शन, ये दो इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं। इतना समझ में आ गया। ऐसे बहुत सारे लोगों ने डेफिनेशन दिए, पीडीएफ में मिल जाएगा, एक लाइन देख लेना बस। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, डेफिनेशन लिख के दे देंगे किसकी है, इस तरह के क्वेश्चन आते जितने भी हैं सब यहाँ पे निकाल ले, इंटरनेट से मिलाए, गूगल पे आपको मिल जाएगा, अलग जगह से कंटेंट इकट्ठा करके एक जगह हम लोगों ने करवा दिया है, क्योंकि इसका कंटेंट कहीं भी एक जगह अच्छा से मिलता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। अगर हम बात करें कि पूरी एनालिसिस सबकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली, सब कुछ देख लिया कि भैया अब ये बता दो कि फाइनली इंडस्ट्रियल रिलेशन है क्या, तो आप कहोगे सर इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है उनकी एनालिसिस करके हमने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। वो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? देखो, इंडस्ट्रियल रिलेशन आर द रिलेशन व्हिच आर आउटकम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इन एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। अभी हम पढ़ चुके हैं काम करने की रिलेशनशिप, काम करवाने वाला बैठा है, करने वाला बैठा, सेम चीज को घुमा फिरा के एक ही बार बोला गया है। टू पार्टीज एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन आर नेसेसरी। तो लोग तो चाहिए। अगर सिर्फ एम्प्लॉयर ही है तो रिलेशनशिप बनेगी नहीं भाई, क्योंकि उसकी रिलेशनशिप वर्कमैन के साथ ही बनती है, लेबर के साथ ही बनानी होती है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द रिलेशन इन द इंडस्ट्री क्रिएटेड बाय द डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड एंड अप्रोच ऑफ बोथ द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स इन कनेक्शन विद द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। क्या मतलब हुआ? वहां पे किसी कंपनी में, कोई इंडस्ट्री में, कॉन्सेप्ट समझना, मैनेजमेंट बैठा है हेड लेवल पे, लेबर फोर्स बैठी है बेसिक लेवल पे, लेबर फोर्स काम कर रही है, मैनेजमेंट काम करवा रहा है, लेकिन मैनेजमेंट के काम करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी का फायदा। लेबर के काम कराने का ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी का फायदा। जरूरी नहीं है। इसका मतलब अगर लेबर भी यही सोच के काम करता है कि कंपनी का फायदा होना चाहिए, मैनेजमेंट भी यही सोच के काम करवाता है कि कंपनी का फायदा होना चाहिए, तो दोनों का जो एटीट्यूड और अप्रोच है सेम होगी, और सेम होगी तो रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। अगर ऐसा होता है कि मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि कंपनी का फायदा हो और लेबर फोर्स ये सोच रही है कि नहीं मेरा फायदा हो, मैं सैलरी लेकर घर निकल जाऊं, तो रिलेशनशिप खराब होगी। सिमिलरली अगर लेबर फोर्स ये सोच रही है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, कंपनी के बारे में सोच रहा हूं, और मैनेजमेंट उसको उस चीज का आउटपुट नहीं दे रहा है, उतनी सैलरी नहीं दे रहा, उतना उसको चीजें नहीं दे रहा, तो फिर वही चीज खराब हो जाएगी, क्योंकि वो तो कंपनी का सोच कर रहे हैं, बट ये यहाँ पे उस लेबर फोर्स के बारे में नहीं सोचते, तो रिलेशनशिप हैज टू बी मेंटेन्ड। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ पे यही सब चीजें हमें यहाँ पे निकल के आती है, व्हिच इज एटीट्यूड को हम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बोल सकते हैं। एटीट्यूड अच्छा चीज और एटीट्यूड ऑब्वियस नहीं होता, एटीट्यूड बदल भी सकता है, किसी भी चीज की वजह से बदल सकता है, और आपको खुद ही नहीं पता होगा एटीट्यूड क्या होगा, तो इट मींस दैट कोई ऑब्वियस नहीं है, एक अजीब सी चीज है जो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए पॉइंट सिर्फ समझा दिया मैंने। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है ये बहुत सारी चीजों पे और डिपेंड करते हैं, जिसमें एटीट्यूड और परसेप्शन तो है ही, इसके अलावा आप कह सकते हो भाई बहुत सारे फैक्टर्स और हैं जिन पे डिपेंड करता है, जैसे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल, ऑक्यूपेशनल, साइकोलॉजिकल, ये भी इन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं कंपनी में काम करता हूं और उसके पास बहुत हाईटेक चीज है,
मान लो एक और दूसरा बंदा है, दूसरी कंपनी में काम करता है, उसके पास हेडेक चीजें नहीं है। जैसे मान लो हमारे पास ये सारे बोर्ड है, सब डिजिटल बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना नहीं पड़ता, यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ती, बिठाना नहीं पड़ता। एक और कोई जगह है जहाँ पे वैसे बोर्ड्स ना हो, एक बंदा है, उसके बाद दो ऑप्शन है, वो वहाँ पे भी काम कर सकता है, यहाँ पे भी काम कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जब वो वहाँ पे काम कर रहा है, उसका दोस्त यहाँ पे काम कर रहा है, उसको लगेगा यहाँ तो बड़ा आराम से काम हो जाता है, वहाँ पे नहीं होता। तो इतनी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है जो उसकी उस कंपनी के साथ रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग में वो चीज आएगी, एटीट्यूड बदलेगा, उसका अप्रोच बदलेगी उसकी। फिर समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये फैक्टर्स छोटे छोटे हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोप की। इसको बहुत बड़ा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स भी आ जाते हैं, एम्प्लॉय भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि ट्रेड यूनियंस भी आ जाते हैं। रिलेशनशिप जो होती है वो ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के बीच भी अच्छी होनी चाहिए। कुछ बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे ट्रेड यूनियंस बनती है, जो वर्कमैन होते हैं वो अपनी अपनी क्या कहते हैं ग्रुप बना लेते हैं, एक ट्रेड यूनियन कहलाती है। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में, खासकर अमिताभ बच्चन की स्ट्राइक होती थी जहाँ पे। तो ट्रेड यूनियंस और मैनेजमेंट के बीच रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस में वो भी चीज आती है। यहाँ पे कलेक्टिव रिलेशन मतलब हम कहें ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉय एसोसिएशन और गवर्नमेंट, ये भी अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने कोई पर्टिकुलर बहुत ही हार्ड रूल बना रखा है स्ट्राइक के अगेंस्ट, अगर वो स्ट्राइक करेगा तो सबके डंडे पड़ेंगे और सब जेल में जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियंस और गवर्नमेंट, व्हिच इज एक्चुअली द इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन ओनली, उनके बीच में रिलेशन खराब हो जाएंगे। फिर प्रॉब्लम एट द एंड इंडस्ट्री सफर करनी है। इंडस्ट्री सफर अगर कर रही है तो रिलेशनशिप खराब हो रही है। ऐसी कोई भी चीज जिससे इंडस्ट्री का फायदा हो सकता है या इंडस्ट्री का नुकसान हो सकता है, वो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बीच में आ जाता है। इसे ध्यान रखो। फिर वो गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉज हो, या फिर एम्प्लॉय की कोई हरकत हो, या फिर एम्प्लॉय का किया गया कुछ भी मिसमैनेजमेंट हो। समझ में आ रहा होगा? अगर हम बात करें स्कोप की, तो मैंने आपको बताया बहुत बड़ा स्कोप है, कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है, बहुत दूर तक जाता है। और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो भी कोई इन्वॉल्व है सब आ जाते हैं। फिर वो ट्रेड यूनियन की फॉर्म में हो या नॉर्मल वर्कमैन या लेबर की फॉर्म में हो। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, इंडस्ट्रियल रिलेशन के दो मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन रखना। पीस का मतलब क्या होता है अच्छे से जानते हो, शांति बनाए रखना। इंडस्ट्री के अंदर भाई स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए, है ना, क्या कहते हैं, रिलीजन को लेकर कोई इश्यूज नहीं होने चाहिए कि भाई एम्प्लॉयर जो है वो किसी और रिलीजन का है और उसका जो एम्प्लॉय है वो किसी और रिलीजन का है, तो वो रिलीजन के बीच में गैप आ गया। ये सब चीजें जहां नहीं होती हैं, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का। ये टॉपिक का ये जो पढ़ाया जाता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि इन दोनों के बीच में ऐसी कोई चीजें, ऐसे कोई इश्यूज भी नहीं आने चाहिए, पीस मेंटेन रखनी चाहिए। और साथ में कॉपरेशन, इंडस्ट्रियल कॉपरेशन इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉपरेशन मतलब साथ में मिलजुल के काम सबको करना है। ऐसा नहीं है कि लेबर मेहनत कर रहा है, मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, या मैनेजमेंट सोच रहा है कंपनी के बारे में नई चीज, लेबर उस चीज पे एक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कॉपरेशन मेंटेन नहीं हो पाता, इसी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन का यही मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं कि भाई पीस बनी रहे और दोनों कॉपरेशन के साथ काम करते रहे। ये मेन ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। आपको एग्जाम में आए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा एक भाई साहब है मिस्टर किरकल्डी, साउथ इंडियन लग रहा है, जो भी है साउथ इंडियन नहीं होंगे, बाहर के हैं, तो जो भी है इनका नाम काफी अजीब सा है। आप जो मन चाहे वो पढ़ लेना, मैं तो अपने मन से जो मन चाहे पढ़ लेता हूँ, जैसी स्पेलिंग लगती है मुझे। इन्होंने कुछ 4 ऑब्जेक्टिव निकाल के दिए, बोले ये भी ऑब्जेक्टिव ऐड कर लो उन दो में। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द लेबर, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन का, कि जो मैनेजमेंट होता है उसके अंदर ये भी चीज होनी चाहिए कि जो हमारा लेबर है, जो हमारे लिए काम कर रहा है, वर्कफोर्स है, उसकी भी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, उसको सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। ये सारी चीजें इसके लिए सोशल सिक्योरिटी का पार्ट आता है, वो भी पढ़ेंगे आगे चल के हम, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कंट्रोलिंग इंडस्ट्रीज बाय स्टेट टू रेगुलेट प्रोडक्शन, यहाँ पे स्टेट के जो लॉज और रेगुलेशंस बनते हैं वो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉज की वजह से काफी चीजें बदल सकती हैं, रिलेशनशिप बदल सकती है। अगर लॉज किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर कर रहे हैं, ये लॉज मैनेजमेंट को फेवर कर रहे हैं, ये लॉज वर्कमैन को फेवर कर रहे हैं, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर दोनों का रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। तो लॉज भी इस तरीके से कुछ होने चाहिए, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, इंडस्ट्रीज का जो वर्कर्स होते हैं उनका हिसाब किताब बना लेना चाहिए, सब सारी चीजें। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेबर मैनेजमेंट कमेटी है जो आईएलओ के कॉन्फ्रेंस के अंदर आती है। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स बनाए हैं जो हर किसी को फॉलो करने होते हैं, और हर कोई अगर फॉलो करेगा तो मेंटेन रहेगी रिलेशनशिप, अच्छे रिलेशंस एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में मेंटेन रहेंगे। वो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ सकते हो, मैं आपको दे दूंगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी यहाँ समझाता हूँ, बाकी तो सिर्फ ऐसे ही है क्योंकि लिखने को तो आता नहीं है मेंस में, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सेप्ट वन पॉइंट वो इस ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ऐसा कहा जाता है आईएलओ के हिसाब से, ऐसा कहा जाता है कि भाई जिस इंडस्ट्री के अंदर कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्जिस्ट करती है, उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस होते हैं वो अच्छे रहते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है हर किसी को अपनी सोच सामने रखना और डिस्कशन करना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप कहीं पे काम करने जाते हो, मान लो फॉर एग्जांपल कहीं पे एचआर को इंटरव्यू देने जाते हो किसी कंपनी के अंदर, और आपके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि मेरी सैलरी हो 40,000 हो, जैसे उधर वहां एचआर बैठा है, एचआर के अंदर ये चीज है कि भाई हम सैलरी 30,000 से ऊपर नहीं दे सकते, है ना, और हम ये चीजें देते हैं। आप सोचते हो कि ये चीजें भी होनी चाहिए, आप अपनी लिस्ट बना के जाते हो, उसकी अपनी लिस्ट है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि हम बैठ के बार्गेन करेंगे। बार्गेनिंग का मतलब आप वहां पे सेलेक्ट हो जाते हो, कंपनी आपको सेलेक्ट कर लेती है, आपको जॉब लेनी है, कंपनी को जॉब देनी है, आपको कंपनी की जरूरत है, कंपनी को आपकी जरूरत है, बैठ के यहाँ पे बार्गेन करेंगे। कंपनी बोलती है भाई साहब 30,000 देंगे, आप कहते हो सर 40 देंगे, कंपनी कहती है ये पॉइंट्स आपके साथ आपको पक्ष मिलेंगे, आप कहते हो सर ये पक्ष और चाहिए होंगे। दोनों जहां पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख के एक फाइनल डिसीजन होता है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि भाई ना तेरी ना मेरी 35,000 पे करो, डन हो गया। दिस इज बार्गेन करना होता है। 10 किलो का आलू है, नहीं हम तो 6 देंगे, इस तरीके से करते थे ना, आप नहीं करते हो, मम्मी आप करती होंगी इस तरीके से, तो वो बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। समझ में आ गया? कलेक्टिव बार्गेनिंग इस तरीके से, अगर जिस इंडस्ट्री में कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है तो उस इंडस्ट्री के अंदर हमेशा रिलेशन अच्छे रहते हैं, ऐसा यहाँ पे आईएलओ का सिस्टम बोलता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंटेन हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप काफी बड़ा है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है उसमें कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में बहुत पहले, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की फिर से डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, सेम वही चीज है। क्या क्या चीज है भाई? टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर एंड मैनेजमेंट, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है भाई, लेबर और मैनेजमेंट दोनों के इंटरेस्ट सेफगार्ड होने चाहिए, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बननी चाहिए। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट जो भी हमने जैसे पढ़ा है, लेबर का भी फायदा हो, मैनेजमेंट का भी फायदा हो और कंपनी का भी फायदा हो, सीधी सी बात है।
टू रेज द प्रोडक्टिविटी टू अ हायर लेवल। ऑब्वियसली बात है, कंपनी का फायदा तभी होगा जब आउटपुट बहुत हायर लेवल पे जाएगा, प्रोडक्टिविटी बहुत हायर लेवल पे जाएगी। एनी कॉन्फ्लिक्ट टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का पार्ट होता है कि भाई गवर्नमेंट अगर कोई चीज बना रही है, कोई सिस्टम अगर मेंटेन रखना है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए। वेदर यू कैन रिजॉल्व इट बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग, बैठ के बात कर लो टेबल पे, ठीक है। एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि भाई आप हर अपनी बात रखने का एक तरीका होता है, सिस्टम होता है। ट्रेड यूनियंस भी बनती है, ट्रेड यूनियन में एक बंदा सेलेक्ट करके रखा जाता है, वही मैनेजमेंट तक अपनी सारी बात लेके जाता है लेबर की, तो वो भी होना चाहिए। और गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कोई इंडस्ट्री होती है, जैसे कोई बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, पब्लिक बैंक है, वो डूब जाता है, तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा वो लोग फिर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं हमारा लोन माफ कर दो, हमारा ये माफ कर दो, गवर्नमेंट करती भी है। इसका मतलब गवर्नमेंट को इंटरवीन करना अलाउ करना पड़ेगा। वहां पे भी गवर्नमेंट का रोल पे आ जाता है कि कोई भी बैंक ने बहुत बड़ा लोन लिया, इन्वेस्टमेंट ले लिया, डूब गया, बट वो गवर्नमेंट जो बैंक है उसके अंदर पब्लिक का बहुत पैसा है, तो उसके डूबने की वजह से पब्लिक को नुकसान हो रहा है, पब्लिक को सेफगार्ड करने का गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, तो वहां पे गवर्नमेंट को उस बैंक को सेफगार्ड करना पड़ेगा, और वो जो भी लॉस है वो गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा। इस तरीके से सिस्टम बनता पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट करती है, कोई उसके ऊपर वो नहीं है फाउंडेशन की कर रही है आपको, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, ये सब घिराव, ये सब नहीं होना चाहिए अच्छा इंडस्ट्रियल मेंटेन रखने के लिए, ऑब्वियसली बात है, सब नहीं होना चाहिए। ये सब मेंस में जरूरत पड़ते थे, बट यहाँ पे आपको एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, तो ये क्योंकि टॉपिक है तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बट ऊपर बस देख लेना, लिखने में बस काम आते हैं, जहाँ पे लिखने वाला एग्जाम होता है, अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। इसके अलावा ये लोग सब काम करते हैं, और इन सबका मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करेंगे, स्कोप की बात करें इंडस्ट्रियल की, तो यही है, इंडस्ट्री का आउटपुट प्रोडक्टिविटी अच्छी निकलनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे लेबर को काम करना पड़ेगा कंपनी का सोच के, मैनेजमेंट को काम करना पड़ेगा कंपनी का सोच के, मैनेजमेंट को लेबर से काम कराना है लेबर का सोच के, लेबर को मैनेजमेंट के लिए ही काम करना है, खराब नहीं सोचना है, और जहां पे प्रॉब्लम आती है वहां बैठ के कलेक्टिव बार्गेनिंग के हिसाब से चीजों को सेटल आउट करना है। अगर ऐसा होगा तो कंपनी का भी फायदा है, लेबर का भी फायदा है, और इधर मैनेजमेंट का भी फायदा है, और ऑन द होल गवर्नमेंट वहां दूर से देख रही होती है, वो लॉस या इस तरीके से बनाते हैं कि हर किसी को प्रॉपर बराबर फायदा मिले, किसी को ज्यादा ना मिले, और अगर कोई गलत करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी हो। समझ में आ गया होगा। तो ये इंडस्ट्रियल रिलेशन का कुछ बेसिक सा पॉइंट है जो हमने स्टार्ट कर दिया है। कल हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, कुछ थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को भी वन बाय वन समझेंगे, और उसके बाद वन बाय वन कवर करते जाएंगे। इसमें अराउंड आप मान के चलो 25-26 लेक्चर है जो इसमें मैं पूरा कवर करूंगा, और नोट्स आपको मिलते रहेंगे, पढ़ते रहोगे। क्वेश्चंस भी हम लोग निकाल के आपको दे देंगे, कुछ प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस, वो आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाएगी। जो पहले पिछले साल में आए हुए हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ फॉर्म में, उसको भी पढ़ लेना। ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक सब चीजें यहीं पे कवर हो, बट फिर भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस से जरूर लगा के जाना, और करंट अफेयर से थोड़ा सा अपना टच में रखना। हम लोग भी करंट अफेयर आपको एट द एंड कवर कराएंगे एग्जाम से 2 महीने पहले, क्योंकि 2 महीने तक का लास्ट के 2 महीने पहले तक करंट अफेयर आता है, तो उस समय एंड में विल कवर इट आउट, और टॉपिक से रिलेटेड भी कवर कराएंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ न्यूज पढ़ते रहना, देखते रहना। कोई बाई चांस दिख जाती है न्यूज जिसमें ईपीएफओ या जिसमें एम्प्लॉयमेंट या इस तरह की चीज इंवॉल्व है, तो इन दैट केस यू हैव टू जस्ट रेफर दैट न्यूज फॉर फ्यूचर। हम लोग वहां पे कवर कराएंगे उस चीज को, ठीक है, बट याद रहना चाहिए, ठीक है। बाकी रिवाइज करते रहो। थैंक यू।